तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या साथियों आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के एंड तक, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही आपको जिस जिस प्रश्न का जवाब पहले से पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और साथ में जो है ना साथियों, लास्ट वीडियो के एंड में जो है ना अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप 50 में से खुद से कितना कर पाए हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो बाकी चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो पहला प्रश्न है आपका कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, फटाफट बताइएगा आप लोग चैट सेक्शन में कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पे ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब फटाफट चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यानी कि चैट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो फटाफट बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो साथियों फटाफट बताना है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। तो यहाँ पे भी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों पीछे एक प्रश्न, फर्स्ट नंबर प्रश्न से कि भीमराव अंबेडकर का जो है ना मृत्यु कब हुई, इतना तो आप जान गए कि 1956 में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था, इसका कौन सा ईस्वी में हुआ था, वो जो है ना आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 है आपका कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार जो है ना सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, फटाफट बताइएगा। अगर आप आंसर जान रहे हैं तो आंसर चैट सेक्शन में जरूर देंगे कि मैक्स मूलर के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो फटाफट बताइएगा आप चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मैक्स मूलर के अनुसार जो है ना सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो परा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? फटाफट बताइएगा कि किसने कहा कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? फटाफट बताइएगा आप लोग को, इसका जवाब चैट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा किसने कहा था। तो फटाफट आंसर बताइएगा कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा किसने बताया था। तो यहाँ पे तो किसने बताया था, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कालिदास ने। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को सुनना है। फर्स्ट है आपका राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा। उसके बाद राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा इनमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य मतलब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पुस्तक के बारे में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो स्त्रीलिंग है तो खरीदी, दीर्घिकार लगेगा। स्त्रीलिंग में क्या लगता है? दीर्घिकार। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो फटाफट बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा गुणाकर मोले। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, फटाफट बताइएगा आप लोग चैट सेक्शन में कि बहादुर का पूरा नाम क्या था।
तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तिल बहादुर। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। फटाफट बताना है कि परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है। तो अविन्यो किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा रोन नदी पे। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में जो किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से साथियों कि मछली कहानी में जो है ना वह मध्यम वर्ग का जीवन जो है ना वर्णित है। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। भाव मतलब क्या, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो क्या महसूस कर सकते हैं, क्या लकड़ी को महसूस करते हैं या वाहन को या घड़ी को। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा सर्दी को। तो यहाँ ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से क्या है, तो हृदय की शिक्षा। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो बताइएगा फटाफट कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा करमचंद गांधी। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में से कौन मतलब कौन सर्वनाम है। तो राम, अच्छा, मैं या भाई। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा मैं। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, वह जो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो निर्गुण भक्ति धारा के। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो रसखान जो है दिल्ली से कहाँ चले गए, फटाफट बताइएगा आप लोग चैट सेक्शन में आंसर। बाकी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे साथियों, और चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो यह जो है ना ब्रज भूमि चले गए। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। किसका बताना है हम लोग को, प्रकृति का बताना है। तो प्रकृति ये दीर्घिकार नहीं होगा, प्राकृति तो ये हो ही नहीं सकता, प्रकृति ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रकृति का शुद्ध रूप। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। फटाफट बताइएगा आप लोग चैट सेक्शन में साथियों कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परि उपसर्ग है। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 है आपका हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ है पास में पैसा नहीं होना। क्या होना, क्या नहीं होना, तो पास में पैसा नहीं होना। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि हिरोशिमा किस देश में स्थित है। फटाफट बताइएगा कि हिरोशिमा जो है ना किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा जापान में। किस देश में स्थित है, तो जापान में। तो सी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो धर्मवीर भारती ने। तो यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23 है हमारा कुंवर नारायण कैसे कवि थे। तो कुंवर नारायण कैसे कवि थे। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि कुंवर नारायण जो है ना यह कैसे कवि थे। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा नगर संवेदना कवि थे। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24 है हमारा कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा।
तो मित्र शब्द का जो है ना भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, फटाफट बताइएगा। आप लोग फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मित्र शब्द का जो है ना भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा मित्रता, यानी कि बी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 है हमारा कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, मतलब रसखान जो है किस विषय में सिद्ध थे। तो फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा सेवैया छंद में। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि रास्ते में स्थित है। तो यहाँ पे सी आप लोग का यह जो है ना लाइन कहानी से लिया गया है साथियों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह जो है ना यह कोई पाठ से, मतलब यह पाठ से लिया गया है लाइन। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर फटाफट बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो आप लोग याद रख लीजिएगा बहादुर जो है ना अपने घर से मार के कारण भागा था। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। फटाफट बताइएगा कि बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा किस शैली के नर्तक हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कथक के। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। फटाफट बताइएगा कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या नाम था, तो कम्मू। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कमर कसना, यानी कि तैयार होना। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जो है ना भारत कब लौटे। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली लेकर कौन भाग गया था, फटाफट बताइएगा। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो यह बहुत मज़ा आया होगा। मछली लेकर कौन भाग गया था। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन भागा था, तो संतू। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि बताना है, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा देवनागरी। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिरजू महाराज के चाचा जी का क्या नाम था। तो बिरजू महाराज के चाचा जी का क्या नाम था, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा शंभू महाराज। तो ए आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही कहाँ थी, फटाफट बताना है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा जारशाही कहाँ थी। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा रूस में। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा या जो महात्मा गांधी के। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत से हम क्या सीखे, गद्य की कौन सी विधा है। तो भारत से हम क्या सीखे, गद्य की कौन सी विधा है, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा यह जो एक प्रकार का भाषण था। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आप लोग तो याद रख लीजिएगा यह जो है ना कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे ए आप लोग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मगम्मा को किससे विवाद यानी कि झगड़ा था। तो फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद रख लीजिएगा मगम्मा को किससे विवाद था। तो आप लोग याद रख लीजिएगा बहू से। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40 है हमारा, लक्ष्मी के पिता का क्या नाम है। तो लक्ष्मी के पिता का क्या नाम है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा लक्ष्मण। तो यहाँ पे बी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, फटाफट बताइएगा। तो फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा प्रेम को। तो ये आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत माता कहाँ निवास करती है, तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद रख लीजिएगा कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गाँवों में। तो सी आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो आप लोग याद रख लीजिएगा वह जो है नेपाल का रहने वाला था। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। तो कवि जो है ना अगले जन्म में कहाँ आने की लौट कर बात करता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा बंगाल में। तो यहाँ पे सी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब की नई कार की कीमत कितनी थी। तो सेन साहब की नई कार की कीमत कितनी थी, तो 7,500। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब की आँख का तारा कौन है। तो सेन साहब की आँख का तारा कौन था, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा खोखा, जिसका नाम कासू था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, अभी हम सबसे फर्स्ट में यही प्रश्न आपसे पूछे थे, इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या फिर मैं बता दूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून किसका प्रतीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका पांचवी वृत्ति का। तो यहाँ पे ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा का भेद है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संज्ञा का भेद है, पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, या फिर आपका कह सकते हैं निजवाचक। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है, तो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक कौन कौन है, 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। कितना प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, अब इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फटाफट बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सॉरी, नेगेटिव प्रश्न है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे नोटिस कीजिएगा। ऐसा ना हो कि पढ़ लिए, जैसे हम अभी मिस्टेक से पढ़ लिए और आंसर गलत मार के आ जाइए। इसी प्रकार हम लोग जो है ना वहाँ एग्जाम में भी गलती करते हैं। इसीलिए जो है ना यह क्लास आपके लिए इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि आपका प्रैक्टिस होते रहे। तो निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका गाय है, नदी है, शहर है, विवेकानंद। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। सॉरी, यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों यही था इस क्लास का लास्ट प्रश्न। आप लोग बताइएगा कि आप लोग 50 में से कितना स्कोर कर पाएँ, अपने आप से कितना जवाब सही कर पाएँ हम। इसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिख के ही जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।